नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कुमार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल होलिस्टिक होम्योपैथिक सेंटर फरीदाबाद में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपरटेंशन कहते हैं, उच्च रक्तचाप। दोस्तों, आज हमारे देश में लगभग पूरे पॉपुलेशन का 30 से 32 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बीपी के प्रॉपर पेशेंट हैं और इसका परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसके कौन-कौन से स्टेज आता है, कौन-कौन से स्टेजेस हैं, इसके होने के मुख्य कारण क्या है और अगर हमें ये प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारे शरीर में क्या बदलाव आता है, किस तरह के सिम्पटम्स क्रिएट होते हैं और इसको हम नेचुरल तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर का जो रेंज होता है वो 120/80 mmHg होता है। जो ऊपर का 120 होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक और जो 80 होता है नीचे का उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक। सबसे पहले हम समझते हैं कि सिस्टोलिक क्या है। जो ब्लड का प्रेशर होता है, जहां से हार्ट बीट सुनाई देता है, हार्ट बीट की आवाज आती है, उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक। और जहां पे हार्ट बीट शांत हो जाता है, स्लो हो जाता है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक। तो दोस्तों, जब पहला स्टेज आता है, जब इससे इस रेंज से ऊपर की तरफ जाता है, जो पहला स्टेज होता है वो लगभग सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक लगभग 85 टू 90 इस रेंज में आता है। तो ये मान लिया जाता है कि उसे हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम होने शुरू हो रहे हैं। कोई ना कोई उसके साथ रीजन है जिसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम क्रिएट हो रहे हैं शरीर में। अगर इस स्टेज में अगर कोई व्यक्ति नेचुरल तरीके से अपना ट्रीटमेंट लेने लगे एक अच्छे डॉक्टर की गाइडलाइन में, तो उसका बीपी का प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। उसे आगे कोई लंबा ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि हम समझ नहीं पाते, हम उसे इग्नोर करते हैं और इग्नोरेंस के कारण ये प्रॉब्लम हमारा सेकेंड स्टेज में जाता है, जहां पे हमारा जो सिस्टोलिक है वो 140 से भी बढ़ जाता है, 155, 160, 165 और डायस्टोलिक जो है 90, 100, 105 ऐसे पहुंचता है। और उसके बाद का जो सिचुएशन होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। और वैसी स्थिति में हमारा जो सिस्टोलिक है 180, 200 और डायस्टोलिक जो है 125, 135 इस तरीके से फ्लैक्चुएट करता है और वैसी स्थिति में हमें हॉस्पिटलाइज होने की भी जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, अगर इसके मेन कारण के बारे में अगर समझ जानेंगे तो इसका सबसे जो प्रमुख कारण है वो लाइफ स्टाइल है। बदलती हुई दुनिया में जो डिजिटल दुनिया हो रहा है, इस बदलती हुई अत्याधुनिक दुनिया में लोगों का जीवन शैली बहुत तेजी से बदल रहा है और इस जीवन शैली में बदलने की वजह से उनका खान पान, रहन सहन, बहुत सारी चीजें बदल रही है, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चल रहा कि हमारे शरीर में क्या न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, जिसकी वजह से उनका बीपी हाई हो जाता है। दूसरा कारण है कि उन्हें नहीं पता है कि हमें कौन से फूड में कौन से विटामिन है और कौन से फूड में कौन से विटामिन नहीं है। अगर हमें प्रॉब्लम हुआ है तो हमें कौन से फूड्स लेने चाहिए और कौन सा फूड्स नहीं लेने चाहिए। ठीक है, एक बहुत बड़ा आइडेंटिफाई करने का जो सिस्टम है जिसे वो नहीं समझ पाते हैं और उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो दोस्तों, डाइट आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम ये अगर हमें हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो हमें हमारे अंदर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए या फिर हमें अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कभी भी प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज की डेट में फैक्ट्री ओरिएंटेड फूड का लोग सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जो बहुत ही हाइजेनिक फूड है, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। कॉज में एक सबसे बड़ा कॉज आता है जहाँ पे लोगों के साथ जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, ओवर वेट है लोगों के साथ, लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्ट्रेस में सबसे ज्यादा लोग हैं। सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। आज जो हमारे इसके लिए जो यंगस्टर है, प्राइवेट जॉब करते हैं, वहाँ पे जॉब का भी प्रेशर है, पर्सनल प्रेशर भी है, फैमिलियर प्रेशर भी है, सोसाइटी का भी प्रेशर उनके अंदर है। वो किसी से अपने प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं कर पाते और स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाते, फिर उनके साथ इंसोमेनिया का प्रॉब्लम हो जाता है। उसको नींद नहीं आती, क्वालिटी क्वालिटी नींद आती ही नहीं, शरीर सोता है लेकिन मन नहीं सोता। और ऐसी स्थिति में उनके साथ क्या होता है, वो स्मोकिंग करते हैं, वो सबसे ज्यादा अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, कभी कभी ड्रग्स का प्रयोग करते हैं और ये हाई बीपी के होने के सबसे बड़ा ये
रीज़न है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर हमारे बॉडी में क्रिएट हो रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगला कारण एक आता है कि अगर फैमिली में माता-पिता को अगर हाइपरटेंशन रहा हो, हाई बीपी का पेशेंट रहे हो, या उनके माता-पिता, नाना और नानी में भी अगर हाई बीपी का कोई पेशेंट रहे हो, तो उनके बच्चों में भी आने के चांसेस हो जाता है। इसके बाद एक एज भी बहुत बड़ा रीज़न होता है, जहाँ पे लोग 40, 45, 50, 55 के बाद एक एज होता है जहाँ पे हाइपरटेंशन के पेशेंट देखने को मिलता है। और एक सबसे बड़ा कारण, जहाँ पे अगर किसी को डायबिटिक हुआ हो, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हुआ हो, तो ये देखा जाता है कि उनमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होता है। और ऐसे मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मैंने देखा है कि उनको, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, उनका बीपी बढ़ता है, तो यहाँ उधर डायबिटिक भी उनका बढ़ जाता है। जैसे डायबिटिक बढ़ता है तो उनका बीपी भी बढ़ जाता है। तो उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और ये बैलेंस खुद से नहीं कर सकते हैं, उनको डॉक्टर के गाइडलाइन में ही करना होगा। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं जो हाई बीपी के होने के चांसेस को बढ़ा देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है। दोस्तों, जब हमें प्रॉब्लम हो जाता है तो हमें क्या-क्या दिक्कत आती है, किस तरह के लक्षण क्रिएट होते हैं। दोस्तों, अगर बीपी 150 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है 90, 95, 100 के करीब पहुंच जाता है, तो उस स्थिति में सर में दर्द होता है, हेडेक होता है, भारीपन होता है, बहुत तेज दर्द होता है, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलता है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इस तरीके से हमें लगता है कि हमारे छाती पे बहुत बड़ा दबाव पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है। जब एक स्टेज और आगे बढ़ जाता है तो वहां पे धुंधला दिखाई देना पड़ता है, बिल्कुल ब्लर दिखने लगता है, चक्कर आने लगता है, ठीक है, कभी कभी तो बेहोशी की हालत भी आ जाती है, ठीक है, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, चेस्ट में प्रेशर बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है, घबराहट होती है, पल्पिटेशन होता है, दिल का धड़कन बहुत तेज हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो इसके इसके इस तरीके के लक्षण है। अगर इस तरह के लक्षण होने शुरू हो जाए या फिर इस तरह का लक्षण हो, तो आप तुरंत इमीडिएट डॉक्टर से, अपने निजी डॉक्टर से मिलें। दोस्तों, इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है। ऐसे तो होम्योपैथी के बहुत सारे मेडिसिन है। मैंने पहले बताया था कि अगर पहले स्टेज में, अर्ली स्टेज में अगर कोई होम्योपैथी डॉक्टर से मिलता है, तो मैंने देखा है मेरे पास 100% पेशेंट सही हुए हैं जो अर्ली स्टेज में आए हैं, और उनको मैंने दवा दिया है, उनको काउंसलिंग बताया है, मैंने उनको कुछ योगा करने के लिए मैंने बताया है, कुछ मेडिटेशन करने के लिए बताया है, और उससे वो प्रॉपर्ली बिल्कुल 2 से 3 महीना 4 महीना में प्रॉपर्ली बीपी से ठीक हो गए। लाइफ लॉन्ग उनको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। बट मैं कुछ बेसिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जिसे अगर आपको लगता है कि आप उस कैटेगरी में है, वैसा लक्षण है, तो आप उस मेडिसिन को ले सकते हैं। ऐसे हर मेडिसिन अलग अलग स्टेज के लिए है। आपको किस स्टेज में किस वजह से आपको हाइपरटेंशन हुआ है, ये आपको डिस्कस करना है डॉक्टर से। फिर डॉक्टर आपको ये आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि आपके लिए कौन सा मेडिसिन परफेक्ट होगा। आप खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है हमारे सिम्टम पे काम करता है, हमारे रोग पे काम नहीं करता। हमें जो रोग हुआ है, बीपी हुआ है, तो ये कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है कि बीपी का हम मेडिसिन देंगे। ये एलोपैथिक का एक डिफरेंट रूप है जो होम्योपैथी है, जहाँ पे सिर्फ सिम्टम पे ही काम चलता है, आपके लक्षण पे काम चलता है। आपके शरीर में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है, जिस तरह के लक्षण क्रिएट होते हैं, जिस तरीके की आपकी मानसिकता बनती है, जिस तरीके से आपकी भावना बनती है, जैसे आपका लाइफ स्टाइल क्रिएट होता है होने के बाद, उसके हिसाब को आपको डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। बट मैं आपको कुछ बेसिक मेडिसिन बताऊंगा। इसमें जो सबसे नंबर 1 मेडिसिन है वो है रोल्फिया। रोल्फिया इज ए वेरी गुड मेडिसिन। Crataegus is a very good medicine. Gloninum is a very good medicine. Legacy is a very good medicine. Passiflora is a very good medicine. Arjuna is a very good medicine. Aconitum is a very good medicine. Natrum eroticum is a very good medicine, and Belladonna is a very good medicine. There are so many medicine in the homeopath, लेकिन आपको खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। अगर आपको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप अपने निजी डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह लें, और फिर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। वो आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका जो बीपी है वो कौन से स्टेज में है, किस तरह के मेडिसिन लेने हैं और क्या। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं,
ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई फिजिकल चैलेंजेज है इस तरह का, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। आप वहां से कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।